नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तिहाड़ भेजने की कसम खा ली है। पिछले 10-12 सालों से लगातार इसको लेकर कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों में अचानक एक बार फिर तेजी आ गई है। यही वजह है कि नेशनल हेराल्ड के एक पुराने मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में प्रमुख अभियुक्त हैं श्रीमती सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सबसे मजेदार बात यह है कि इस एफआईआर की टाइमिंग भी सोच समझकर तय की गई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के शुरू होने से चंद घंटे पहले सोनिया और राहुल के खिलाफ एफआईआर की खबर देश के सामने आ गई है। इस टाइमिंग पर बाद में बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस नई एफआईआर को किस तरह देख रही है। लेकिन उससे पहले आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आखिर नेशनल हेराल्ड का मामला है क्या। ये ऐसा कौन सा मामला है जो पिछले 12 सालों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर प्रेत बाधा की तरह छाया हुआ है। हर थोड़े थोड़े समय के बाद इसकी काली छाया सोनिया, राहुल और कांग्रेस पार्टी पर पड़ने लगती है। इस मामले की शुरुआत होती है सन 2012 में। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि नेशनल हेराल्ड का संचालन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स ने अपनी हिस्सेदारी किसी दूसरी कंपनी को बेचकर मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी बड़ी धोखाधड़ी की है। लंबी जांच पड़ताल के बाद इस मामले में अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर रखा है। उसकी चार्जशीट तक अदालत में पेश हो चुकी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में स्थापित एक कंपनी है। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार का संचालन करती है। आजादी के दिनों से लेकर अब तक नेशनल हेराल्ड इसी कंपनी के मातहत छपता रहा है। बाद के दिनों में नेशनल हेराल्ड्स को और एजीएल को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। लगातार वर्षों से यह कंपनी संकट से गुजर रही थी और तब इसे उबारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्जा दे दिया। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एजेएल एक ही विचार परिवार की संस्थाएं हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और एजेएल आपस में अंतर संबंध रखने वाली संस्थाएं हैं। इसके बाद जब एजेएल इस कर्ज को चुका पाने में खुद को असमर्थ पा रही थी, तब उसने अपनी हिस्सेदारी एक और कंपनी यंग इंडियन को बेच दी। इस यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के शेयर धारक हैं। तो एक तरह से देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एसोसिएट जर्नल्स और यंग इंडियन, ये तीनों एक ही विचार परिवार की संस्थाएं हैं। यानी एक तरफ एक राजनीतिक दल है जिसे हम कांग्रेस के रूप में जानते हैं, दूसरी तरफ उसी की अपनी 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है एसोसिएट जर्नल्स और दूसरी का नाम है यंग इंडियंस। इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई वैसा लेन देन नहीं हुआ जिसे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग बता रही है। यह दावा कांग्रेस पार्टी का है। असल में जब एजेएल संकट में थी, तब उसने यंग इंडियन को अपनी हिस्सेदारी बेच दी और उसके बाद अब यह यंग इंडियन के स्वामित्व की कंपनी बन गई है। अब आप याद कर लीजिए कि इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह जमानत पर है। कुछ साल पहले राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था।
आपको अच्छी तरह याद होगा कि रिकॉर्ड 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। तब राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस पूछताछ में ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहां तक कि राहुल गांधी का यह दावा है कि ईडी के अधिकारी भी उनसे ये कह रहे थे कि आपके खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं है। करीब करीब 12 साल से चल रहे इस मामले में मुख्य जो मुकदमा है वो अदालत में विचाराधीन है। उसका आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी जमानत पर हैं। इसके बावजूद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से एक और मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मुकदमे को दर्ज करते समय संबंधित अदालत ने यह निर्देश दिए थे कि जो भी एफआईआर दर्ज हो उसे बंद लिफाफे में उसके सामने पेश किया जाए। लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही इससे पहले कि अदालत में वो लिफाफा खुलता, एफआईआर को पहले अदालत देखती, उससे भी पहले ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में आ गई। जाहिर है ईडी या दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इस एफआईआर को लीक किया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर शुरू से अब तक बार बार ये दावा करती रही है। उसने ईडी और अदालत के सामने भी यही जवाब पेश किया है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह से अवैध लेन देन नहीं हुआ है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सके। और अब इस नए मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी इसी बात को दोहराया है। कांग्रेस के सांसद और जाने माने वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में प्रेस से बात की। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि ईडी की जांच पड़ताल इस तरह की है कि उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यह नया मुकदमा तो दुनिया के 8वें आश्चर्य में शामिल होना चाहिए। आइए सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। एक और इंस्टॉलमेंट आपको मिल रहा है प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति, खास तौर से निशाना बनाने का प्रयत्न श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विघटन के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अमेरिका से लेके चीन से लेके बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि इत्यादि, अगर आपको यहाँ से नज़र हटानी है, डाइवर्ट करनी है, तो ये इस प्रकार के उत्पीड़न, प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे। तो मैं अभी आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूं कि जहां कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है। इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेरल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ द 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। एजेएल से शुरू करता हूं मैं। आप सब जानते हैं जानी मानी पुरानी कंपनी है, 50 वर्ष से उससे भी ज्यादा एक मशाल लेके कुछ आदर्शों के लिए खड़ी है। नेशनल हेरल्ड ब्रिटेन के विदेशी रूल के समय में खड़ी थी, उसके बाद खड़ी है। और ऐसा होता है कई बार कि आदर्शवाद पे स्थापित संस्थाएं कई बार वाणिज्यिक रूप से, आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करती हैं। यही हुआ नेशनल हेरल्ड एजेएल के साथ। इन 50, 55, 60 सालों में उस आदर्श को ऊंचा रखने के लिए, कांग्रेस के आदर्शों को,
उस मशाल को जलाते हुए रहने के लिए विभिन्न समयों पर एआईसीसी ने अलग अलग समयों पे 55-60 वर्षों के बीच में उसको लोन दिया एजेएल को। वो लोन एक वक्त 90 करोड़ हो गया था। एजेएल कंपनी है जो सिर्फ नेशनल हेराल्ड नहीं चलाती, लेकिन जिसके पास अचल संपत्ति है पूरे अखिल भारतीय स्तर पे। तो ये निर्णय किया गया कि कैसे इस पुरानी मशाल वाली कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उसके लिए ये आवश्यक था कि उसको ऋण मुक्त किया जाए, डेट फ्री कंपनी किया जाए, जो डेट 90 करोड़ की थी। इसलिए एक ऐसी चीज की गई जो हर कंपनी देश में करती है, जो ऋण होता है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो, डेट इनटू इक्विटी। ये संपत्ति है सब, इस संपत्ति का मालिकाना हक है मेरे पास, मैं हूं एजेएल। ये संपत्ति भी यहीं रहती है, 1 इंच नहीं हिलती है, एजीएल भी यहीं रहता है। लेकिन एजीएल के लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन। यंग इंडियन एक विचित्र कंपनी है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन ये जो ऋण है मेरा एजेएल का, उसको यंग इंडियन को असाइन कर दिया गया, दे दिया गया। इसका मतलब हुआ कि शेयर होल्डिंग एजेएल की अधिकतर रूप से 99% यंग इंडियन के हाथ में आ गई। कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं किया, कोई रुपया मूव नहीं किया। एजेएल की कंट्रोलिंग कंपनी यंग इंडियन बन गई। अब यंग इंडियन में ऑस्कर फर्नांडिस थे, मोतीलाल वोरा जी थे, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, सुमन दुबे हैं, अन्य लोग हैं, सैम पित्रोदा हैं। ये कौन है? ये कांग्रेस वो लोग हैं जो इस कंपनी को, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विशेष रूप से कंपनीज एक्ट में बनाया जाता है, उस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि ये यंग इंडियन जो अब 99% शेयर होल्ड करती है एजेएल की, ये विचित्रता मैं नहीं समझता कि किंडरगार्टन कानून के विद्यार्थी से लेके पीएचडी तक कोई समझा सकता है, लेकिन ईडी ने समझ ली और ईडी ने विश्व भर को समझाने का प्रयत्न चल रहा है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको। ये सब जो मैंने बोला है, ये पहले ही हो गया था। एक चार्जशीट फाइल हो गई थी। वो चार्जशीट राउस एवेन्यू के एक स्पेशल कोर्ट में लंबित है। अभी ये जो हल्ला हुआ है पिछले कुछ दिनों में, क्या है? मैंने बहस की थी कि चार्जशीट निरस्त है। क्यों निरस्त है? क्योंकि ईडी में लिखा है कि वो डिपार्टमेंट, वो यूनिट जो सरकारी यूनिट हो, ऑफिसर एम्पावर्ड टू, सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है। अब नेशनल हेराल्ड में विचित्रता ये है कि किसी ईडी, किसी पुलिस, किसी एफआईआर में रजिस्टर नहीं हुआ था। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट गए थे, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी। उस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस शुरू हुआ और कुछ समय बाद स्वयं प्राइवेट कंप्लेंट को अपने आप खुद जाके हाई कोर्ट स्टे करवा दिया, यानी अपनी कंप्लेंट को स्टे करवा दिया। तो ये मूल बात समझने की आपके दर्शकों को कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में। और वो कंप्लेंट भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे करवा रखी थी। तो मैंने दलील ये की थी करीब 4 महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है, नहीं है पुलिस के। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर-दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई और इसके आधार पर एक और एसीआर की जाएगी, क्योंकि आधार इसको बनाया जाएगा। इसके पहले कोई आधार नहीं था सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेंट के जो स्टेट थी। तो आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में द्वेष की भावना से काम करने से कितनी महामूर्खताएं होती हैं।
कितनी मजाकें होती हैं और किस प्रकार से नुकसान होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आपको देखना चाहिए सही परिप्रेक्ष्य में। बीजेपी की राजनीति है विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। बीजेपी का नया नारा है, न सबूत न तर्क, सिर्फ टारगेट। और टारगेट हम जानते हैं कौन है। तो आपने सुना कि अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि इस मामले में एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, एक भी रुपया बिना स्थानांतरित हुए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला रही है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके एक्स पर लिखा है कि इस एफआईआर का ऐसे समय में सोच समझकर लीक किया जाना, इसकी मंशा और टाइमिंग संदेह पैदा करने वाले हैं। सुप्रिया का कहना यह है कि यह सरकार नहीं चाहती कि जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस हो सके, विपक्ष जरूरी सवाल उठा सके, इसलिए जानबूझकर एक बेसिर पैर की एफआईआर दर्ज कराई गई है ताकि लोगों का ध्यान बट जाए। लेकिन सुप्रिया ने कहा है कि ऐसे मुकदमों से न तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, न सोनिया गांधी डरने वाली हैं, न कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस एफआईआर की टाइमिंग बेहद अहम है। जैसा कि सुप्रिया ने भी अपनी एक्स की पोस्ट में लिखा है कि यह टाइमिंग सरकार की मंशा को बताने वाली है। हमारा मानना भी यह है कि जब संसद का सत्र आज शुरू होना था, जो कि आज शुरू हो चुका है, उससे ठीक पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 12 साल से चल रहे एक मामले में नई एफआईआर दर्ज करना सोच समझकर रखा गया कदम है। सरकार ने ये टाइमिंग जानबूझकर चुनी है और उसकी एजेंसियों ने ऐसे समय में एफआईआर की है जबकि सरकार खुद मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण यानी एसआईआर जैसे गंभीर मामले में फंसी हुई है। राजधानी दिल्ली का प्रदूषण एक अहम मुद्दा है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने हैं, लेकिन सरकार इन जरूरी सवालों से बचने के लिए सोनिया और राहुल के खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आ गई है। इसलिए जैसा कि हमने शुरू में कहा था, अब ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भिजवाने के लिए कमर कस चुकी है। वे कब तक सोनिया और राहुल को जेल भिजवा पाएंगे या सचमुच में अपनी इस मंशा में, अपनी इस नियत में कभी कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये दिलचस्प है कि जो मामला अदालत में विचाराधीन है, जिस मामले की चार्जशीट पेश हो चुकी है, जो मामला 12 सालों से चल रहा है, उस मामले में एक नई एफआईआर, वो भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज करना सचमुच हैरान करने वाला है। देखना होगा संसद में इस मुद्दे को लेकर और बाकी जरूरी मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष का क्या रवैया रहता है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी उसे लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।